हेलो दोस्तों, भाग्यस्थली में आपका स्वागत है। मैं अनूप दुबे अपने नए चैनल भाग्यस्थली में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है रसायन विज्ञान के सबसे बेसिक टॉपिक एसिड, बेस एंड साल्ट की बात करेंगे। लगभग एसिड के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वह एक ऐसा पदार्थ है जो मतलब खट्टा होता है, उसे एसिड कहेंगे। इतने के अलावा लगभग कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को जानकारी नहीं रहता। हम आज उसी की बात करेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। क्योंकि हम केमिस्ट्री में कभी कभी जब प्रवेश हम केमिस्ट्री में करते हैं तो उसका पहला टॉपिक जब एसिड बेस के बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है तो हम पूरी केमिस्ट्री को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमारा यह जो केमिकल है वह एसिड था या बेस था। इसी को हम समझने के लिए आज हम सबसे प्राइमरी टॉपिक की बात कर रहे हैं जो एसिड बेस है। इसे आप लोग समझें और अच्छा लगेगा तो इसे आप लाइक भी करिएगा। हम बात करते हैं एसिड की। एसिड क्या होता है देखिएगा आप लोग। हम जब जानते हैं कि केमिस्ट्री में कोई भी हमारा पदार्थ है, जब हम इसे जल में घोलते हैं या हम जब विलयन बनाते हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसी विलयन में H+ आयन देते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो हम एक चीज़ जानेंगे कि यदि हम अम्ल की बात करें तो अम्ल वह पदार्थ अम्ल जो है ऐसा पदार्थ है जिसको जब हम जल में घोलते हैं तो हमेशा अम्ल क्या करता है, अपने साथ एक H+ आयन रखता है। H+ आयन रखने के साथ साथ हम और जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं उसका स्वाद हमेशा खट्टा होता है। इतना चीज़ लगभग सभी लोगों को पता रहता है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो उसके भौतिक गुणों को बताता है। यदि हम अम्ल की और भी बात करें तो एक लिटमस पेपर होता है जिसे वो क्या करता है, यदि नीले लिटमस पेपर को यदि अम्ल के साथ लाया जाए तो वह करता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो लिटमस पेपर क्या करेगा, अम्ल लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता है। इसी प्रकार से अम्ल का एक गुण और भी है कि अम्ल यदि हम pH की बात करें तो pH जो है हमेशा अम्ल का 7 से कम होता है। इसके साथ साथ जो हमारा अम्ल होता है वह एक संक्षारक का भी कार्य करता है। संक्षारक मीन्स जैसे हम बात करें लोहे में जो जंग लग जाती है वह एक संक्षारक गुण कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हम अम्ल को किसी लोहे पे या फिर किसी ऐसे धातु पर रख दें जो कि मतलब वायु में खुला हुआ है तो वह उसके ऊपर जंग लगा देता है, जिसे अम्ल का संक्षारक गुण भी कहा जाता है। हमने अभी तक अम्ल की बात की है जो कि उसके लगभग ये 4-5 गुण दिए गए हैं। ये इसके भौतिक गुण कहलाते हैं अम्ल के। पहला था कि वह हमेशा अपने साथ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा। दूसरा है कि वह स्वाद में खट्टा होता है। तीसरी बात यह है कि लिटमस पेपर को हमेशा नीले से लाल कर देता है। अगला है कि pH की वैल्यू जो होती है वह हमेशा 0 से 14 तक वेरी करती है। तो जो भी pH यदि 7 से कम है तो वह कैटेगरी हमारी जो है एसिड के रूप में आएगी, जहां हम कहेंगे कि pH जो है हमेशा अम्ल का 7 से कम होता है। ये इसके जो है चौथे गुण की बात थी। और लास्ट वाला जो गुण है, हम यदि गुण तो उसके बहुत भी हैं, लेकिन हम यदि ऐसे भौतिक गुण की बात करें तो अम्ल का जो भौतिक गुण है लास्ट 5वां गुण वह एक संक्षारक गुण भी होता है। यह इतनी चीज़ें जो है हमारे एक अम्ल के बारे में होती हैं। अम्ल तो हम जान गए। इसी के आगे जब हम क्षार की बात करेंगे तो कुछ उसमें इससे कुछ भिन्न होती हैं। बाकी हम बात करेंगे जैसे हमारा जो क्षार होता है, तो अभी तक हमने देखा है कि जब हम अम्ल की बात कर रहे थे, अम्ल की बात करते समय हमने एक चीज़ देखा कि अम्ल हमेशा अपने साथ हाइड्रोजन आयन रखता है। इसी प्रकार यदि हम क्षार की बात करें तो क्षार वह होगा जिसके भौतिक गुण में हम देखेंगे कि जलीय विलयन में हमेशा वो जो है OH- आयन रखता है, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। दूसरा है कि जो हमारा क्षार होता है
यदि हम अम्ल की बात करते थे तो अम्ल हमारा स्वाद में खट्टा होता था, लेकिन हम यदि क्षार की बात कर रहे हैं तो क्षार का जो स्वाद होता है वह कसैला होता है, तीक्ष्ण होता है, कड़वा होता है। हमारा जो अम्ल था वो लिटमस पेपर नीले को लाल कर देता था, और हमारा जो यहाँ क्षार होगा, क्षार का गुण है कि वह जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये जो हमारा लिटमस पेपर अम्ल की बात किए थे, तो अम्ल क्या करता था, ये नीले को लाल किया था। यहाँ फिर हम देखेंगे अगला जो हमारा पीएच वैल्यू होता था, पीएच वैल्यू अम्ल का हमेशा 7 से कम होता था। तो हमारा जो हम क्षार की बात करेंगे, क्षार में हम हमेशा जो है पीएच वैल्यू 7 से अधिक और 14 के बीच में जो है वैरी करता है। तो जो हमारा क्षार होगा, क्षार का जो पीएच है वह 7 से अधिक होता है। इसके बाद हम एक जो लास्ट गुण देखे थे संक्षारक का, तो हमारा जो अम्ल एक संक्षारक गुण रखता है, तो इसके साथ ही यही एक इसका कॉमन गुण है। जो हमारा क्षार है वह भी इसके साथ साथ एक संक्षारण गुण रखता है, जिसको हम बोलेंगे कि क्षार भी एक जो है संक्षारक गुण अपने साथ रखता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि अम्ल में कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो प्रबल अम्ल होते हैं, तो वह प्रबल अम्ल जो है कुछ ज़्यादा ही संक्षारक होते हैं। तो इसकी अपेक्षा में हमारा जो क्षार होता है उसका संक्षारण गुण कुछ जो है अम्ल से कम होता है। हम आगे अभी देखते हैं कि हमारा अम्ल प्रबल अम्ल कब होगा, और कुछ हमारा जो अम्ल क्षार या जो हमारा क्षार है वो दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार कब होगा, हम यह देखते हैं अभी। हमें लगता है कि आपको जो है ये अम्ल और क्षार के भौतिक गुणों के बारे में तो पता ही हो गया होगा। तो यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की। हमने देखा है कि हमारा जो अम्ल है यह भी 2 प्रकार का होता है। एक हमारा प्रबल अम्ल होता है और दूसरा हमारा दुर्बल अम्ल होता है। हम एक चीज़ देखेंगे दोस्तों कि हमारे अम्ल का एक गुण है कि वह हमेशा जलीय विलयन में हमेशा अपने साथ हाइड्रोजन आयन रखता है, जो कि H+ आयन कहलाता है। इस हम जब भी कोई अम्ल जल में घोलते हैं तो वह हमेशा अपने साथ एक H+ आयन देता है। इसी प्रकार से हमारा जो क्षार था वह अपने साथ एक OH- आयन देता था। तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाएं और घुलने के बाद वह हमेशा जो है H+ आयन दें, यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाएं और पूर्ण घुलने के बाद हमेशा हाइड्रोजन आयन दें, तो वह हमारे अम्ल जो है प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में घुल जाए H+ आयन देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि पूर्णतः जो है जल में घुल नहीं पाते, यही जो है अम्ल दुर्बल अम्ल हमारे कहलाते हैं। अब एक गुण यह भी है कि जब हमारा अम्ल जल में घुल जाता है या जो है जलीय घोल हो जाता है हमारे अम्ल का, तो वह फिर से अपने आयनों में टूटने के बाद दोबारा वह अम्ल जो है पुनः बंध नहीं बनाता है, वह एक अम्ल फिर से नहीं बनाएगा। और जो हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं वह अपने आयनों में टूटने के बाद पुनः वह अपने अम्ल का निर्माण करने लगते हैं, इसीलिए इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे यदि हम बात करेंगे HCl की, तो HCl को यदि हम दोस्तों जल में घोल दें तो यह अपने आयन H+ और Cl- आयन में टूट जाता है। यह हमारा जो है प्रबल अम्ल होता है। इसी प्रकार से यदि हम अपने सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4, तो H2SO4 को जब हम जलीय घोल में डालते हैं दोस्तों, इसका जब जलीय विलयन बनाते हैं तो यह भी जो है अपने हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है।
लेकिन यह जो है अम्ल HCl या H2SO4 अपने आयनों में टूटने के बाद पुनः जो है यह इससे जो है मिलने के बाद फिर से सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यदि हम बात करें आगे दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो आयनों में टूटने के बाद पुनः जो है अपना बंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए उन्हें दुर्बल बोला जाता है। जैसे एक हमारा है एसिटिक एसिड, जिसे हम सिरका बोलते हैं दोस्तों, CH3COOH। इसे जब जलीय विलयन में घोलते हैं या जल में जब घोलते हैं तो यह अपने आयनों में टूटता है CH3COO- और दूसरा हमारा हाइड्रोजन प्लस है। तो यह टूटते तो हैं, लेकिन टूटने के कुछ क्षण बाद या पुनः जो है यह अपने इसी माइनस वाले आयन के साथ मिल करके अपना वह पुनः से जो है एसिड बना लेते हैं, इसीलिए ये दुर्बल कहे जाते हैं। जैसे हम आगे अभी बात करेंगे दोस्तों, इसमें एक चीज़ और भी हमारा आता है, एक हमारा HCN है, ये भी एक हमारा अम्ल है जो कि दुर्बल अम्ल होता है। यह जब टूटता है तो H+ और Cl- आयन में टूटता है। टूटने के बाद जो है यही प्लस आयन इस माइनस आयन के साथ मिल करके पुनः जो है अपने अम्ल का निर्माण कर देता है, इसीलिए ये दुर्बल अम्ल कहे जाते हैं। तो दोस्तों हम एक देखेंगे हमारे अम्ल की प्रबलता का क्रम जो है वो कैसे हमारा एक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है और कैसे हमारा एक अम्ल दुर्बल अम्ल है, उसके एक जलीय विलयन में उसका एक प्रबलता का क्रम है दोस्तों। जैसे हम देखेंगे HCl जो है, HCl हमारा सबसे प्रबल अम्ल है। यह अपने आयनों में टूटने के बाद पुनः जो है अपना HCl का निर्माण नहीं करता है, जबकि ये जो है आगे हम अभी बात करेंगे, ये क्षार से क्रिया करके दोस्तों लवण का निर्माण करता है, जिसे हम साल्ट कहते हैं। अभी देखते हैं तो हमारे जो है अम्ल का प्रबलता का जो क्रम है, पहले HCl है, इसके बाद दोस्तों HNO3 है जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसके बाद दोस्तों H2SO4 है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, उसके बाद हमारा CH3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड या सिरका बोलते हैं, अगला हमारा HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है। तो दोस्तों ये हमारे अम्ल की प्रबलता का क्रम है। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रम है, कृपया आप लोग इसे जो है याद कर लें, और इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब हम आगे बात करेंगे क्षार के बारे में दोस्तों। हम जब क्षार की बात करते हैं तो अभी तक जैसे हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल वह होता था जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, और हाइड्रोजन आयन देने के बाद पुनः वह जो है अपने बंध में नहीं बनता है या फिर अपने आयनों से नहीं जुड़ता है, तो वह हमारे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते थे। इसी प्रकार से यदि हम क्षार की बात करें तो हमारे क्षार भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ये क्षार एक प्रबल क्षार होगा और एक दूसरा होगा दुर्बल क्षार। ये भी जो है जलीय विलयन में हमेशा OH- आयन देते हैं। OH- आयन देने के बाद यदि ये पुनः जो है अपने धनात्मक आयनों से जुड़ करके अपना क्षार नहीं बनाते हैं तो वह प्रबल क्षार कहलाते हैं, और ऐसे क्षार जब पुनः अपने वही धनात्मक आयनों से जुड़ करके अपने क्षार का पुनः निर्माण कर दे तो वह क्षार हमारे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे हम इसे कहेंगे कि ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाए या पूर्णतः विघटित हो जाए, वह जो है प्रबल क्षार कहलाएंगे, और ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में या जल में पूर्णतः विघटित नहीं होते हैं उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। इसमें भी हमारा एक क्रम है दोस्तों। जब हम हाइड्रोक्साइड आयन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारा एक NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे जब मैं जल में घोलता हूँ या हम अपना इसे जब जल का जलीय विलयन बनाते हैं तो हम देखते हैं यह एक Na+ और एक OH- आयन देता है। यह OH- एक बार जब अपने आयनों में टूट गया तो पुनः यह सोडियम से क्रिया नहीं करेगा, यानी यह एक प्रबल क्षार है। यह अपने आयन में जब टूट गया तो पुनः उसमें जो है जुड़ के अपना पुनः क्षार नहीं बनाएगा। जैसे अगला हमारा एक आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये भी यदि अपने आयन में टूट जाता है K+ और OH- में, तो दोस्तों ये जो है पुनः निर्माण अपने KOH का नहीं करता है। होगा क्या कि ये अपने एक धनात्मक आयन जो कि अम्ल का आयन होगा उससे क्रिया करके लवण बनाएगा। तो यहाँ भी हम एक देखेंगे, जैसे हमारा एक होता है NH4OH जिसे हम
अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या नौसादर कहते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, ये NH4+ में टूट के और OH- आयन में टूटता है, लेकिन यह पूर्णतः घुलता नहीं है। यह क्या करता है, घुलने के तुरंत पश्चात यह अपने इसी आयन से, धनात्मक आयन से क्रिया करके पुनः NH4OH का निर्माण कर देता है। इसलिए यह क्षार दुर्बल क्षार कहलाता है। तो हमारे क्षार का भी एक प्रबलता का क्रम है। जब हम उसे जल में घोलते हैं या जल में विघटित करते हैं तो वह अपने आयनों में टूटते हैं, और आयनों में टूटने के पश्चात यदि वह अपने अपने ही धनात्मक आयन से नहीं जुड़ते हैं तो वह जो है प्रबल क्षार कहलाएंगे। और यदि वह पुनः अपने ही क्षार से जुड़ करके अपना ही उसी का निर्माण कर दें, अपने क्षार का पुनः निर्माण कर दें, तो वह दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे देखेंगे कि हमारे क्षार का जो प्रबलता का क्रम है दोस्तों, जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन है उसमें हमारे क्षार का प्रबलता का जो क्रम है, इसे हम देखेंगे कि हमारा जो अभी हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी KOH। KOH यह एक ऐसा क्षार है जो सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार है। इसे जब जलीय विलयन में, इसका जब जलीय विलयन बनाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन देने के बाद वह पुनः पोटेशियम आयन से नहीं जुड़ता है। इसी के आगे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जब अपने आयन में टूट जाता है तो वह पुनः सोडियम से क्रिया नहीं करता है। लेकिन आगे जब इसके आगे हम जाते हैं दोस्तों तो हम देखते हैं एक हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वह पुनः आयन में टूटने के बाद भी अपने प्लस आयन से जुड़ने के साथ साथ वह फिर से नौसादर का निर्माण करता है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार से हमारा एक बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है जो BaOH+, यह एक दुर्बल क्षार है। तो यहाँ हम एक चीज़ देख लिए कि हमारे क्षार का प्रबलता क्रम क्या है। तो सबसे जो हमारा प्रबल क्षार है दोस्तों वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट में हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड आता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है। कृपया आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अभी तक जैसे हमने एक बात तो पढ़ ली है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। हम यदि एग्जाम्पल के तरफ से देखें तो हम देखते हैं कि अम्ल हमारा वह होता था जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन दे। तो हम बात करते हैं अम्ल की। जैसे हमने बात की थी अभी HCl की, तो HCl को जब हम जल में घोलते हैं तो दोस्तों H+ और Cl- आयन देता है। हम H2SO4 को जल में घोलें तो हम देखें H2SO4 जो है वो जलीय विलयन में H+ आयन बनाया और SO4- आयन। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो है अगला HNO3 जो है, HNO3 को जब हम जल में घोलते हैं तो ये जो है हमारा H+ और NO3- आयन देता है। फिर हमारा CH3COOH था, CH3COOH को जब हमने जल में घोला तो हम देखते हैं CH3COO- और H+ आयन देता है। तो हमें अभी तुरंत पता चला है कि हमारा अम्ल वह होता है जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमने HCl को जब जल में घोला है तो एक H+ आयन मिला है। हम जब H2SO4 को जल में घोले हैं तो यहाँ H+ आयन मिला। HNO3 को जल में घोले तो H+ आयन मिला। CH3COOH को जल में घोले तो यहाँ H+ आयन मिला। तो दोस्तों हमें यहाँ एक चीज़ पता चल गया कि हमारे अम्ल वही होंगे जो किसी जलीय विलयन में कम से कम एक हाइड्रोजन आयन दें। तो हाइड्रोजन आयन वही पदार्थ देगा जो अम्ल होगा और उसका स्वाद जो है खट्टा होगा, उसका pH मान 7 से कम होगा, वह एक संक्षारण गुण रखेगा। और इसके साथ साथ जो है दोस्तों हम यहाँ एक चीज़ देख लिए कि जलीय विलयन में उसका हमेशा हाइड्रोजन आयन निकलता है। इसी प्रकार से अभी हम जब क्षार की बात किए थे तो क्षार वह होता है जो किसी जलीय विलयन में OH- आयन दे। तो हम क्षार को देखेंगे। अभी हमने बात किया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का। KOH को जब हम जल में घोलते हैं तो यहाँ K+ और OH- आयन देता है। इसी प्रकार से NaOH की बात किए दोस्तों तो NaOH वह था जो सोडियम आयन के साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन दिया था। फिर हम बात किए थे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ था जो अमोनियम आयन देने के साथ साथ OH- आयन दिया था। इसी प्रकार से दोस्तों हमने जब देखा बेरियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा था, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरियम आयन देने के साथ साथ बेरियम आयन देने के साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन देता है।
तो यहाँ हमने एक चीज़ देख लिया कि हमारा जो है क्षार वही होता है जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे, OH- आयन दे। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे सभी जो है क्षार वही हैं जो अपने साथ में एक हाइड्रोक्साइड आयन, कम से कम एक हाइड्रोक्साइड रखे ही। तो दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पता चल गया कि अम्ल वही होगा जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे, और क्षार वही होगा जो हमेशा किसी जलीय विलयन में OH- आयन दे। एक चीज़ और हम जानेंगे दोस्तों कि क्षार का दूसरा नाम भस्म भी होता है। लोग इसे भस्म भी बोलते हैं क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है, और बेसिक नेचर के ही सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं। तो दोस्तों हम अम्ल और क्षार की बात कर लिए, अब हम थोड़ा लवण की भी बात करते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं लवण क्या होता है। अभी तक हमने देखा था कि किसी जलीय विलयन में अम्ल वही होगा जो हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा, क्षार वही होगा जो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। दोस्तों हम बात करेंगे लवण की, तो हमें एक चीज़ पता चला कि अम्ल जो है हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है, क्षार वह होता है जो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देता है या OH- आयन देता है। तो दोस्तों हम जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो हमेशा एक लवण मिलता है और साथ में हमारा जल भी बनता है या हमारा जल वहाँ से निकलता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि जो हमारा अम्ल था, जैसे हमारा अभी तक HCl एक अम्ल था और हमारे पास एक क्षार था NaOH। तो हम जब NaOH की क्रिया HCl से कराते हैं तो दोस्तों हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ से हमको NaCl मिलता है और हमारा यहाँ H2O बाहर निकलता है। इसी NaCl को हम दोस्तों नमक बोलते हैं या फिर साल्ट बोलते हैं। तो हमें एक चीज़ यहाँ पता चल गया था, जब हम किसी एसिड की क्रिया किसी बेस से कराते हैं दोस्तों तो हमें जो है एक साल्ट मिलेगा और साथ में हमारा वाटर का या हमारे जल का भी निर्माण होगा। इसी प्रकार से यदि हम देख लें, हमारा एक अम्ल था H2SO4। यदि हम H2SO4 की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, KOH से कराएं, तो हमें एक चीज़ पता चलता है दोस्तों कि हमारा यहाँ K2SO4 का निर्माण होता है और H2O बाहर निकलता है। यानी हम एक चीज़ देखेंगे कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से होती है तो वहाँ हमारा एक लवण बनता है और साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो दोस्तों हमारा जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमारा K2SO4 बनता है और साथ में वाटर भी निकलता है। यह K2SO4 भी एक साल्ट है दोस्तों। आगे जो है इसके बारे में हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। अभी आज का जो है टॉपिक हम यहीं रोकते हैं, और यदि ये आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और चैनल नया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।